चलिए फर्स्ट लेक्चर के बाद में हम सेकंड लेक्चर में बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक एग्रीकल्चर के बारे में पूरा पढ़ लिया है। हमने एग्रोनॉमी की क्लासेस है वो स्टार्ट की है, तो जिसमें सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि बेसिक एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा जान लें। ठीक है, वो आपको सिर्फ एग्रोनॉमी की एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बेसिक एग्रीकल्चर को थोड़ा रिलेट करके आगे की ओर बढ़ा सकता है। ठीक है, बाकी हॉर्टिकल्चर का क्लास होगा तो हॉर्टिकल्चर पढ़ोगे, उसमें वो बाकी जो भी सब्जेक्ट होगा तो उनका हिस्ट्री पढ़ोगे या फिर बेसिक उसका पढ़ोगे, लेकिन एग्रीकल्चर का बेसिक आपका एग्रोनॉमी के साथ ही बनता है। तो हमने भी यही प्लान किया है कि पहले 3 से 4 क्लास में बेसिक एग्रीकल्चर खत्म करते हैं, उसके बाद में एग्रोनॉमी के लेक्चर वाइज क्लासेस है वो स्टार्ट करते हैं। बाकी क्लासेस भी आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। सो इस लेक्चर में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। तो हिस्ट्री का मतलब आप समझते हैं कि आज से पहले जो भी घटना हुई है वो इतिहास में मानी जाती है, मतलब हिस्ट्री में मानी जाती है। देखो हिस्ट्री में भी बहुत होता है कि कल की घटना को हम इतना पुराना कैसे मान सकते, तो मॉडर्न हिस्ट्री मान सकते हो उसको आप। ठीक है, वो आगे मैं हिस्ट्री में आपको डिवाइड करके भी बताऊंगा कि हिस्ट्री हम कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर की हिस्ट्री के बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे। वैसे हिस्ट्री के बारे में जितनी चर्चाएं की जाए उतनी कम है, और सब मानते हैं कि हिस्ट्री मतलब मानते क्या यार, रियलिटी है कि बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें भाई कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं, सारी रटने वाली है। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैंने सारा हिस्ट्री जो एग्रीकल्चर का था वो इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है। अगर कोई भी थोड़ा बच जाता है तो मैं मतलब पीडीएफ वगैरह आपको कंप्लीटली शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे अभी आप ज्वाइन नहीं हुए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ ज्वाइन हो जाए। वहाँ आपको पीडीएफ वगैरह ये मिलती रहेगी, ताकि बार बार यहाँ स्क्रीनशॉट वगैरह ना लेना पड़े। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं मतलब एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, जो मतलब कहते हैं ना कि पुरातन हिस्ट्री मतलब बहुत पहले का इतिहास। ठीक है, बहुत पहले का इतिहास। उसके बाद में मेडिवियल हिस्ट्री, या फिर मिडवियल हिस्ट्री कह सकते हैं आप इसे, मध्यकालीन भारत के टाइम पे, या फिर जो मध्यकालीन इतिहास था उसके बारे में। और अब मॉडर्न हिस्ट्री जो आधुनिक इतिहास कहते हैं जिसे। ठीक है, इसमें आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में तो एक चीज़ आपको मिलती है बीसी, और एक चीज़ मिलती है आपको एडी। ठीक है, तो थोड़ा मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि ये बीसी और एडी क्या है। ठीक है, तो देखो भाई, आपने एक चीज़ तो पढ़ी है एडी, और एक चीज़ पढ़ी है बीसी। बार बार पढ़ते हो 1500 बीसी, 500 एडी, 1500 एडी, ये है क्या? आखिर ये एडी और बीसी है क्या? तो पहले मैं बता देता हूँ कि आपने नाम सुना होगा ईसा मसीह का। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से मतलब जन्म के बाद की जो भी डेट है, या फिर उनके बाद की जो भी इतिहास की डेट लिखी जाती है वो एडी में होती है, और ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो डेट है वो आपकी बीसी मानी जाती है, यानी कि बिफोर क्रिश्चियन। और एक एडी का मतलब होता है एनॉन डोमिनी। ठीक है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद, और बीसी का मतलब बिफोर ऑफ क्रिश्चियन, क्रिश्चियन के जन्म से पहले। ये एडी और बीसी आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि आपको भी आगे ये कन्फ्यूजन ना हो कि एडी और बीसी है क्या। क्लियर है, इस बात तक किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री को हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री एग्रीकल्चर का हम क्या पढ़ते हैं। एंशियंट हिस्ट्री जो एग्रीकल्चर का है उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किसको। एक चीज़ बता देता हूँ कि आप मध्यकालीन इतिहास है, इसमें 500 एडी से लगाकर 1500 एडी के बीच में जो भी घटनाएं हुई है वो आपका मध्यकालीन हिस्ट्री में आता है। उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री में आपका जो भी 1500 एडी के बाद में आज तक का जो इतिहास चल रहा है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री में माना जाता है। बाकी जो भी 500 एडी से पहले का हिस्ट्री है वो एंशिएंट हिस्ट्री में माना जाता है। लेकिन अलग अलग चीज़ें मिलेगी, हमने ये चीज़ें इसलिए की है ताकि हिस्ट्री को थोड़ा यार याद करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख सकते हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक एक करते शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री का, कुछ बेसिक बता देता हूँ कि देखो क्या है कि भाई एग्रीकल्चर है ना, जो अपने आविष्कार और स्थापना के बाद से मानव जाति के इतिहास में हर संस्कृति और सभ्यता की प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि रही है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि मानव, ठीक है, ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसे हुआ था, कब हुआ था। आपने मतलब बायोलॉजी में अलग अलग पढ़ा था। ठीक है,
इवोल्यूशन पढ़ा था, ह्यूमन इवोल्यूशन, उसमें देखा था कि सबसे पहले कौन सा में मतलब सबसे पहले आपको पता है बंदर थे, उनके बाद में धीरे धीरे बंदरों की शक्ल के मानव बनने लगे थे, फिर थोड़े बुद्धिजीवी आदमी बनने लगे थे, कुछ जो शिकार करना वगैरह सीख गए थे। अब हमारा जो मानव सभ्यता चल रहा है वो होमो सैपियंस वाला चल रहा है। तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये इवोल्यूशन आखिर कैसे हुआ है क्या, ठीक है। तो ये चीज़ें तो देख ली। इसमें यही लिखा कि एग्रीकल्चर सिंस इट्स इनोवेशन एंड इंसेप्शंस has been the prime and foremost activity of every culture and civilization throughout the history of mankind. The first man, Homo erectus, followed on the earth around 1.5 million year ago, and after 5 lakh year, he separated throughout the old world, first in tropical region and then the temperate region. यानी कि पहले तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, फिर समशीतोष्णीय क्षेत्र में। जिसे हिंदी में मतलब जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट है उनको बता देता हूँ कि ट्रॉपिकल रीजन एंड देन टेम्परेट रीजन। मतलब पहले तो जो मानव आया था वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आया था, फिर समशीतोष्णीय क्षेत्रों में आए। ये आगे हम अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे जैसे जाएंगे उनके बारे में डीप में थोड़ा पढ़ लेंगे। लेकिन देख लेते हैं कि मॉडर्न जो भी मैन हुआ था, उनका मॉडर्न मैन अब है, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ था। तो 1.5 मिलियन ईयर एगो की बात करूँ तो उस टाइम मंकी था। उसके बाद में जावा मैन आया था जिसे हम होमो इरेक्टस कहते हैं, ठीक है, जो 15 लाख ईयर एगो। उसके बाद में क्रो-मैग्नन आया था। उसके बाद में बात करते हैं मॉडर्न मैन जो है आपका होमो सैपियंस, ठीक है, 250,000 ईयर एगो। ओके, देखो होमो सैपियंस जो अब है उसका मतलब होता है कि होमो का मतलब होता है कंटिन्यू, और सैपियंस का मीनिंग होता है लर्निंग हैबिट, मतलब कुछ सीखने वाला। और हम अभी जो प्रेजेंट टाइम में कह सकते हैं मॉडर्न मैन है, वो हर चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, सीखता है, ठीक है, यानी कि लर्निंग की उसकी हैबिट बन गई है। तो इसका मतलब यही है होमो सैपियंस का मतलब। आप समझ गए कि होमो का मतलब होता है कंटिन्यूस और सैपियंस का मतलब होता है लर्निंग हैबिट, जिनकी लगातार सीखने की आदत हो। हिंदी में कहते हैं लगातार सीखने की जिसकी आदत हो, वो क्या कहलाता आपका होमो सैपियंस कहलाता। ओके, देन हम बात करते हैं अलग अलग ईयर को लेके, कौन से ईयर में क्या हुआ था। सबसे पहले डोमेस्टिकेशन किसका हुआ था उसके बारे में, एग्रीकल्चर के पर्पज से। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि सबसे पहले कौन सा मानव आया था, उसके बाद में क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। होमो सैपियंस इमर्ज्ड इन यूरोप। सबसे पहले 32,000 ईयर एगो, 32,000 ईयर एगो क्रो-मैग्नन मैन होमो सैपियंस इमर्ज्ड इन यूरोप। यूरोप में सबसे पहले 32,000 ईयर एगो, मतलब 32,000 साल पहले, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किसका डोमेस्टिकेशन कब हुआ था, किसका कल्टीवेशन कब हुआ था, ये सारा इसी में जानेंगे, क्योंकि हमें एग्रीकल्चर का हिस्ट्री पढ़ना है, बाकी ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बात करूं मैं 10,000 बीसी, डोमेस्टिक बीसी का मतलब मैंने समझा दिया था आपको बिफोर ऑफ क्रिश्चियन, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। जहाँ बीसी बोले मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, और जहाँ एडी आए तो समझ लेना उसके जन्म के बाद की बात है, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग फॉर हंटिंग इन ईरान एंड इसराइल। देखो सबसे पहले कुत्तों का पालना शुरू किया था 10,000 साल पहले, जो ईरान और इजराइल में हुआ था, ठीक है। उसी के बाद में पूरा हिस्ट्री बना था। सबसे पहले बात करें कौन सा एनिमल का डोमेस्टिकेशन हुआ था, तो सबसे पहले डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है पालना, ठीक है, ये ध्यान रखना हिंदी मीडियम वाले। तो डोमेस्टिकेशन, उसके बाद में शीप का डोमेस्टिकेशन हुआ था मतलब 8,700 ईयर। उसके बाद में 7,700 में डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट का हुआ था। उसके बाद में 75 से बीसी में आप कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। सबसे पहले कौन सी क्रॉप का कल्टीवेशन हुआ था, वो हुआ था व्हीट और बार्ली। और एक क्वेश्चन आता है डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग फॉर हंटिंग। देखो सबसे पहले डोमेस्टिकेशन हुआ था डॉग का, बात करें एनिमल में। और अगर क्रॉप में कल्टीवेशन की बात करें तो सबसे पहले कल्टीवेशन हुआ था व्हीट और बार्ले का, ठीक है। अब हम बात, उसमें भी सबसे पहले व्हीट माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में डोमेस्टिकेशन ऑफ केटल एंड पिग्स का 6,000 बीसी। उसके बाद में 4,400 बीसी में कल्टीवेशन ऑफ मेज। 4,000 बीसी में कल्टीवेशन ऑफ राइस। 3,500 ईयर बीसी कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। 3,400 में वेल वॉज इन्वेंटेड। उसके बाद में 3,000 ब्रॉन्ज वाज यूज्ड। मैक टूल्स 2,900 BC, plug was
इन्वेंटेड इरिगेटेड फार्मिंग वाज स्टार्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इरिगेटेड फार्मिंग वाज स्टार्टेड when the 2900 BC year ago. Okay, then 2700 डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्क मॉथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंटोमोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में 2300 ईयर कल्टीवेशन ऑफ चिकपी, पियर, सरसों एंड कॉटन। ओके, 2200 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल, बफेलो एंड एलिफेंट। 1800 BC कल्टीवेशन ऑफ फिगर मिलेट राग, ये भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। ओके, ये था आपका डोमेस्टिकेशन के बारे में, कल्टीवेशन के बारे में। अब आता है सोरगम ऑफ कल्टीवेशन। सोरगम का कल्टीवेशन कब हुआ था? तो सोरगम का कल्टीवेशन है वो आपका 2725 BC में। उसके बाद में कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन, जिसका इरिगेशन थ्रू वेल्स वाज स्टार्टेड, कुओं के थ्रू उसको पानी देना शुरू किया था। मतलब उसको नहीं, जो भी सिंचाई कर रहे थे कुओं के माध्यम से पानी है वो 1500 BC पहले देना शुरू कर दिया था। ठीक है, और शुगर कैन का कल्टीवेशन भी 1500 BC पहले। उसके बाद में 1400 BC में यूज़ ऑफ आयरन मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ था। उसके बाद में आपका 1000 से 600 BC में एज ऑफ आयरन प्लग। उसके बाद में शेयर एंड एक्स इन्वेंटेड क्रॉप कल्टीवेशन इन पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ये चीज़ ध्यान रखना कि 1000 से 600 BC के बीच में आयरन के जो भी मतलब इम्प्लीमेंट बनते थे उनको यूज़ करना शुरू किया, जैसे कुल्हाड़ी वगैरह का यूज़ करना शुरू किया था। उसके बाद में पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग क्रॉप्स का कल्टीवेशन है वो स्टार्ट कर दिया गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मतलब ईयर माना जाता है, या फिर इम्पॉर्टेंट एंशिएंट टाइम माना जाता है जो एग्रीकल्चर के हिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि 543 से 491 BC में रेफरेंस टू फार्मिंग ऑपरेशन इन कुलवग्गा और मावग्गा। ठीक है, एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर इन पाली। कुलवग्गा और मावग्गा की खेती के कार्य और पाली में बौद्ध साहित्य का संदर्भ था, वो 543 से 491 BC में दिया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेडिवियल या फिर मिडिवियल हिस्ट्री के बारे में। मिडिवियल हिस्ट्री में या फिर मध्यकालीन इतिहास में ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, आप उसको मतलब एज ए एंशिएंट हिस्ट्री भी मान सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आपने जो पढ़ा है ना कि 15th सेंचुरी में जो भी पढ़ा, 15th सेंचुरी में काफ़ी चीज़ें हुई थी, 15 और 16 सेंचुरी। हालांकि 16 सेंचुरी को भी काफ़ी लोग हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री में मानते हैं, लेकिन उसका सही आप देखोगे ना तो क्या है, वो एक उस टाइम से थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन आप मान सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो 15 और 16 सेंचुरी में काफ़ी क्रॉप्स का कल्टीवेशन शुरू हुआ था। आपको अगर पता है तो 15 सेंचुरी की बात करूँ तो कल्टीवेशन ऑफ स्वीट ऑरेंज हुआ था। उसके बाद में सौर ऑरेंज हुआ था। उसके बाद में मतलब ब्रिंजल का हुआ था, पोमीग्रेनेट वगैरह। ठीक है, ये 1500 मतलब 1500 AD। ठीक है, अब 15वीं सेंचुरी की बात करूँ मैं तो उसमें भी काफ़ी क्रॉप्स का कल्टीवेशन हुआ, और 16वीं सेंचुरी में भी काफ़ी क्रॉप्स का कल्टीवेशन हुआ था। लेकिन यहाँ बात करूँ मैं 900 से 1000 AD में, तो आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ एनेक्ट्स एंड टैंक्स, कृषि प्रसारा एंड वृक्षवेदा, मैनुअल्स ऑफ एग्रीकल्चर बॉटनी, रिटर्न ए टेक्स्ट बुक। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ए टेक्स्ट बुक ऑन एग्रीकल्चर वॉज प्रिपेयर्ड बाई कश्यप बाय द नेम कृषि सूक्ति। ये चीज़ ध्यान रखना, कौन सी बुक लिखी थी उसने? कश्यप बाय द मतलब कश्यप ने लिखी थी, जिसका नाम दिया था कृषि सूक्ति। कौन से ईयर में दी थी? वो आपका 900 से 1000 AD में, यानी कि एनिनो डोमिनी, जो आपका मतलब ईसा मसीह का जो जन्म था उसके बाद की घटना है। ठीक है, चलिए मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में 16 सेंचुरी की बात करें, वैसे 16 सेंचुरी तक काफ़ी लोग होते हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री में इसको मान सकते हैं। ठीक है, या फिर मध्यकालीन में भी मान सकते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या है कि 16 सेंचुरी के बाद में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है। और मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब है कि 16 सेंचुरी से लगाकर मतलब आज की डेट से पहले जो भी घटना हुई है वो सारी तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री में चल रही है। ठीक है, मतलब हिस्ट्री का मतलब क्या है भाई, जो घटना बीत गई वो हिस्ट्री में है, चाहे वो मॉडर्न बहुत पहले टाइम की हो गई वो तो एंशिएंट हो गई, लेकिन जो तुरंत में कुछ सालों पहले हुई है वो मॉडर्न हिस्ट्री है। तो बेसिकली एग्रीकल्चर में
क्वेश्चन है मोस्टली आपको देखो एंशिएंट में तो किसका कल्टीवेशन कब हुआ था, डोमेस्टिकेशन कब हुआ था, वो देखा था। लेकिन इसमें तुम्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट है, बहुत सारे प्रोग्राम है, तो उनके बारे में ज़्यादा मैं डिस्कस यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि ये वो एक एक्सटेंशन का पार्ट है, ठीक है। तो एक्सटेंशन जब भी आप पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिल जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर बेसिक थोड़ा एग्रीकल्चर का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इनमें आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं डिस्कस उन्हीं पॉइंट पे करूँगा जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी हम एग्रोनॉमी में इतना हिस्ट्री में है नहीं, जो एग्रोनॉमी का हिस्ट्री होगा जब एग्रोनॉमी पढ़ेंगे उनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट में साथ साथ में साइंटिस्ट को भी लेकर साथ में चर्चा करता रहूंगा, ठीक है। तो 16th सेंचुरी की बात करूं तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल क्रॉप्स इन इंडिया बाय द आपका इसमें आता है कि पुर्तगीज दे आर पोटैटो, स्वीट पोटैटो और रूट कैशे आपका आ गया कशेवा, उसके बाद टोमेटो, चिलीज, पंपकिन, पपाया, पाइन एप्पल, गोवा, कस्टर्ड एप्पल, ग्राउंड नट, कैशू नट, टोबैको, अमेरिकन कॉटन, रबर, ये सारा जितना भी था वो 16th सेंचुरी में आपका इंट्रोडक्शन मतलब कह सकते हो इन क्रॉप्स का कल्टीवेशन हुआ था। काफ़ी ऐसी क्रॉप्स थी जिनका कल्टीवेशन था वो 15th सेंचुरी मतलब 15th सेंचुरी में भी हुआ था। 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी हिंदी में गए तो, ठीक है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है 1845 की बात करूं तो इसमें क्या था, अकेरेंस ऑफ आयरिश फेमिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फेमिन है, ठीक है। मतलब आयरिश फेमिन के नाम से लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में लेट ब्लाइट लगा था, ठीक है। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। क्योंकि बात करूं मैं के ईरान में, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की इसकी वजह से मृत्यु हुई थी। रीज़न था कि वहाँ उनका पोटैटो मुख्य भोजन था, ठीक है। अब हम बात करें भाई भारत में, तो आगे जाके पढ़ेंगे। बात करूँ मैं 1943 की, तो 1943 में हेलियोंथस ओराइजा की वजह से एक डिजीज़ हुई थी आपका उसमें राइस में, जिसकी वजह से भारत में भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। क्योंकि जो आपका मुख्य भोजन होता है उनमें अगर वो प्रोडक्शन आपको प्रॉपर नहीं मिल पाता है तो वो एक महामारी भी आप मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ओडिशा में, ठीक है, ये बोल रहा कि फेमाइन इन बंगाल एंड ओडिशा में, जिसमें 15 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। ये घटना आपकी 1865 में हुई थी। लेकिन एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना कि 1861 में फर्स्ट मतलब वर्ल्ड में फर्स्ट एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट बना था, ठीक है। वो कहाँ बना था इतना मैंने भी नहीं पढ़ा था, लेकिन ये ध्यान रखना कि एग्रीकल्चर का अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट के बारे में पूछे तो वो आपका 1861 में वर्ल्ड में है। लेकिन आगे हम बात करेंगे इंडिया में तो 1871 में है। तो 71 का देख लेते हैं। 71 में आपका जॉइंट डिपार्टमेंट बना था, रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, ठीक है, DRAC वॉज इस्टेब्लिश्ड। लेकिन ये आपका 1881 में दोनों डिपार्टमेंट को, एग्रीकल्चर और कॉमर्स का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, इनको सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है, इनकी दोनों को अलग अलग कर दिया था। उसके बाद में बिहार में फेमाइन आया था 1874 में। ये फेमाइन तो आप पढ़ते ही जाओगे, इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है छपनिया अकाल कहते हैं, जो आपका 1900 में आया था। उसके बारे में आगे थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना है, वो आपकी पुणे महाराष्ट्र में हुई थी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं 1877 में, फिर फेमाइन आ गया था पंजाब में। उसके बाद में बात करता हूँ मैं 1880 की, तो उसमें फेमाइन कमीशन वॉज अपॉइंटेड हुआ था। उसके बाद में ये देखो 1882 में वेटनरी कॉलेज हुआ था आपका लाहौर में। ये देखो अभी लाहौर है, पहले पंजाब में आता था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक, मतलब विश्व युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान, द्वितीय विश्व युद्ध तो बहुत बाद में आएगा। लेकिन उस विश्व युद्ध जब भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी तो पंजाब का काफ़ी पार्ट था वो पाकिस्तान में चला गया। आगे हम लायलपुर का एक और एग्रीकल्चर के जो कॉलेज खुले उसमें देखेंगे ना, तभी पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये विश्व युद्ध के टाइम की ही बात है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी उसी टाइम की, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सन है छपनिया अकाल, ठीक है, शेवियर फेमाइन, जो आपका 1899 और 1900 में आया था। उसके बाद में FRI, जो आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, इस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपका 1906 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? देहरादून में। अब बात करता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के लिए बात करें कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से ऐसे कॉलेज थे जो सबसे पहले खोले गए। बात करूँ मैं 1905 की, तो उस टाइम 6 एग्रीकल्चर के कॉलेज खोले गए। लायलपुर का कॉलेज है वो प्रेजेंट टाइम में आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद में पुणे और आपका नागपुर है जो महाराष्ट्र में है, कानपुर
आपका उत्तर प्रदेश में आ गया, साबौर आपका बिहार में आ गया, कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में आ गया। ठीक है, ये 6 कॉलेज 1901 से 1905 के बीच में खोले गए थे। ओके, देन उसके बाद में एक 1901 की बात करूं तो फर्स्ट इरिगेशन कमीशन, ठीक है, फर्स्ट इरिगेशन कमीशन अपॉइंटेड हुआ था। उसके बाद में बात करूं मैं 1905 में, बाकी तो बहुत सारे आएंगे, ये एंटोमोलॉजिस्ट वगैरह हमें इतना या थोड़ा ध्यान नहीं रखना है क्योंकि एंटोमोलॉजी का पार्ट है। अब हमारा मेन एग्रीकल्चर की जो हिस्ट्री में बात करें, एक तो आपने पढ़ा है ICAR और एक आपने पढ़ा है IARI। तो IRI की स्थापना आपके 1905 में हुई थी, सबको पता है। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेकिन इसका नाम पहले इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था। इसका नाम था 1947 में वापस चेंज करके इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा था, लेकिन उससे पहले 1905 में बना था। 1934 में आपको पता है कि अर्थक्वेक आया था, ये पहले पूसा में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, लेकिन अर्थक्वेक की वजह से इसको वापस 1936 में न्यू दिल्ली में बनाया गया था। ठीक है, लेकिन अब आज की ज़माने में बात करें तो IRI की क्या वैल्यू है वो आप खुद समझते हैं। IRI की हिस्ट्री में ज़्यादा जाएंगे तो उन चीज़ों के बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, उसके बाद में बात करूं मैं आपका गुरुग्राम प्रोजेक्ट। देखो प्रोग्राम, ये प्रोजेक्ट वगैरह पूरे के पूरे एक्सटेंशन में है ना। अब गुरुग्राम एक हेडिंग होगा कि गुरुग्राम प्रोजेक्ट ये क्यों लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, किसने लागू किया था, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पढ़नी है। तो यहाँ इतना एग्रीकल्चर की हिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए कि गुरुग्राम प्रोजेक्ट है वो 1920 में FL ब्राइन के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं 1921 में, तो शांति निकेतन प्रोजेक्ट है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने चलाया था। ठीक है, जो शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट टाइम में है। उसके बाद में बात करूं मैं 1921 में, तो मार्थंडम प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये स्पेंसर हेंस ने चलाया था। उसके बाद में आपका सेवाग्राम प्रोजेक्ट आता जो महात्मा गांधी ने चलाया था 1921 में। उसके बाद में फिर 1921, यानी कि 1921 की 4 घटनाएं हैं। ICCC, इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी, ये 8-10 कमेटियां हैं, इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। प्रोजेक्ट तो आप एक्सटेंशन में पढ़ लोगे, लेकिन कौन सी कमेटी कब बनी है इसके बारे में साथ साथ में चर्चा करके आपको बता दूंगा। लेकिन ICR से रिलेटेड एक कमीशन पूछा जाता है, RCA, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसके जो हेड थे वो आपका था लॉर्ड लिंथिगो। ठीक है, लॉर्ड लिंथिगो, जिन्होंने रॉयल मतलब जो हेड थे रॉयल कमीशन से, जो ICR की स्थापना करने से पहले इसकी रिपोर्ट सौंपी थी, 1928 में गई थी। उसके बाद में 16 जुलाई 1929 को ICR की स्थापना हुई थी। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, लेकिन उस टाइम उसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इंडियन है। ये आपका बात करूं मैं मार्च 1946 में 1946 मार्च 1946 की बात है। जोगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में इसका नाम था वापस इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा था। ठीक है, तो उससे पहले IRI का और उसका आपका ICR का नाम चेंज था। 1946 में ICR का नाम था, उसको वापस इंडियन मतलब इंपीरियल को हटाकर इंडियन कर दिया गया था मार्च 1946 में। लेकिन 1947 में IARI का नाम भी चेंज कर दिया गया। अब वो चेंज किसने किया कुछ उस टाइम मेरे को इतना आइडिया नहीं है, थोड़ा मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन ICR का मैं बता देता हूँ कि जोगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 1929 में इसका नाम चेंज किया था। ठीक है, उसके बाद में फिर एक कमेटी आती है ला कमेटी, वो आपकी 1931 में बनी थी। उसके बाद में आती है जूट कमेटी, वो आपकी 1936 में बनी थी। ओके, देन उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, वो है आपका 1942 में डिपार्टमेंट ऑफ फूड वॉज क्रिएटेड। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूँ 1942 में ग्रो मोर फूड कैंपेन। ठीक है, ये फेल हो गया था 1942 में, लेकिन वापस से स्टार्ट किया गया था 1947 में। ये चीज़ पूछी गई थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, कि अगेन स्टार्ट इन ग्रो मोर फूड कैंपेन कब स्टार्ट किया गया था 1947 में, और फेल कब हुआ था 1942 में स्टार्ट किया था। लेकिन आपको पता है कोई भी एक कैंपेन चलाएं, कोई भी एक मतलब प्रोग्राम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना, तो उसका सक्सेस होना बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए, लेकिन कौन कौन से प्रोजेक्ट सक्सेस हुए हैं हम उन्हीं की चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था 1875 मतलब 1845 में आपका आया था आयरिश फैमिन, लेकिन 1943 में
अकरेंस ऑफ ग्रेट बंगाल फेमिन, मतलब बंगाल में दान में हेलीमेंथस ओराइजा, ठीक है, हेलियंथस ओराइजा की वजह से डिजीज लगी थी, यानी कि एक महामारी आई थी जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। क्योंकि आपको पता है कि भारत का मुख्य भोजन धान है, ठीक है, और उनमें सोचो बंगाल यूपी वगैरह में इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, बंगाल में भी बहुत ज़्यादा धान का प्रोडक्शन होता है, तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, ठीक है। फिर आपकी एक वापस कमेटी की बात करते हैं तो 1944 में आता है इंडियन सेंट्रल शुगर कैन कमेटी, फिर आता है 1945 में इंडियन सेंट्रल कोकोनट कमेटी, ओके। देन बात करते हैं टोबैको कमेटी के बारे में, वो भी आपका 1945 में है। फिर आपका एक आता है 1945 में इंडियन विलेज सर्विस इस्टेब्लिश्ड बाई A.T. मोशेयर, न्यूयॉर्क एंड B.N. गुप्ता के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं 1946 में डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज DPPQ&S, ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा से स्टार्ट हुआ था 1946 में, ओके। देन फिरका प्रोजेक्ट आता है जो आपका 1946 और 47 में चलाया गया था, फिरका डेवलपमेंट ऑफ मद्रास स्टेट स्टार्ट बाई TK प्रकाशन, ठीक है, और इसके साथ में एक और था जिसका नाम था थ्रूगैड और TK प्रकाशन ने ये आपका फिरका प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया था। बात करूं मैं 1947 में इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कमेटी, फिर एक कमेटी आ गई 1947 में। ये जितनी भी जो आपकी कमेटी है उनको थोड़ा अलग से लिख लेना और इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, बाकी ये प्रोजेक्ट वगैरह है वो तो एक्सटेंशन में आप पढ़ोगे तो इतनी बार पढ़ोगे थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट ये स्टार लगा लेना, इटावा पायलट प्रोजेक्ट है भाई, अल्बर्ट मेयर के द्वारा चलाया गया था, बहुत बार पूछा गया था, ये आपका 1948 में चला है, ठीक है। अब देखो यार थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, मैं खुद समझता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है ना तो कोई समझाने वाली चीज़ है, प्रोजेक्ट है वो उस टाइम स्टार्ट हुआ था। हाँ प्रोजेक्ट है, थोड़ा इंटरेस्टेड तब बनेगा जब आप पढ़ोगे कि इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ था, उसके बारे में मैं चर्चा करने जाऊँगा तो हिस्ट्री भाई 10 दिन चलेगा, ठीक है, और वो हमारा टॉपिक नहीं है, क्योंकि हम मेनली एग्रोनॉमी के ऊपर जाएंगे। और आप भी सोचोगे कि यार हमें कॉलेज में चीज़ें पढ़नी है तो हिस्ट्री हम इतना काम नहीं आएंगे। आप हेरिटेज पढ़ोगे उसमें बहुत सारा हिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, उसमें बहुत सारा तुम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे, बहुत सारा जैसे रामायण के काल में क्या हुआ था, महाभारत के टाइम में क्या हुआ था, उस टाइम एग्रीकल्चर कैसे करते थे, क्या क्या यूज़ करते थे, ये सारे तुम हेरिटेज में पढ़ोगे। हमारे एग्रोनॉमी में हम टॉपिक पे ही चलेंगे जल्दी। ये थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हिस्ट्री यार स्टार्ट करते टाइम थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट IRI और ICR के बारे में काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता है, तो भाई ये तो पता रखना कि 1905 में आपके IRI का स्थापना हुआ था और 16 जुलाई 1929 को आपके ICR का स्थापना हुआ था, ठीक है। लेकिन ये भी अगर आपको पता नहीं है तो एग्रीकल्चर में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक कमेटी और स्टार्ट हुई थी, कम्युनिटी तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये पहले देख लो। कम्युनिटी डेवलपमेंट CD प्रोग्राम वाज लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट 1957 में, ओके। अब देखो ये मैंने आपको बताया था कि IRI क्या है, ये तो शायद आपको पता होगा कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी UGC के द्वारा 1956 में घोषित किया गया। अब अगर आप इस क्लास को देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना, ये आंसर भी मैं दे दूंगा काफ़ी बच्चों का आने के बाद में, कि भारत में प्रेजेंट टाइम में टोटल कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कौन कौन सी है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ये कमेंट लिखना, ताकि पता चले भाई डीम्ड यूनिवर्सिटी भी क्या है, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको थोड़ा मालूम नहीं है तो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आगे आने वाली क्लास में, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको पता होगा कि भारत में कौन कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद में 2 अक्टूबर 1959 पंचायत राज, ठीक है, जो आपका मतलब राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट किया गया था पंचायत राज सिस्टम, ठीक है, जिसे 3 टायर सिस्टम कहते हैं। 3 टायर सिस्टम का मतलब होता है एक आपका ग्राम पंचायत, एक आपका पंचायत समिति, एक आपका जिला मतलब जिला परिषद कहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि मतलब ये बोल रहा है कि भाई डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक है, यानी कि लोगों के द्वारा इसमें क्या करते हैं, कोई गवर्नमेंट हम देखते हैं ना बहुत सारे चुनावी माहौल चलते हैं तो जिनमें
एक किसी कैंडिडेट को चुना जाता है, वो क्या करता है, सबसे पहले ग्राम पंचायत होता है, ठीक है, उसके मतलब ग्राम पंचायत के बाद में तुम्हारा ग्राम समिति चला जाता है, फिर तुम्हारा जिला परिषद होता है, ठीक है, उसके बाद में एक फिर स्टेट लेवल में चला जाता है, फिर आपका सेंट्रल लेवल में चला जाता है, ऐसे करके, क्योंकि पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो इसमें ये सिस्टम चलता है। तो सबसे पहले ये कमेटी थी वो बलवंत राय मेहता ने राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट की गई थी। ये आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट करवाई थी, ठीक है। इसका रिकमेंडेशन था वो बलवंत राय मेहता ने किया था, लेकिन स्टार्ट था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये एक्सटेंशन में अच्छे से पढ़ोगे 3 टायर सिस्टम के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करके वहाँ आपको पढ़ा दिया जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होगा एक्सटेंशन का तो एक्सटेंशन की क्लासेस भी आपकी जल्दी स्टार्ट करवा देंगे। लेकिन अब एक चीज़ आती है 1960, फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, जो आपका यूएसए के लैंड ग्रांट सिस्टम पैटर्न के आधारित भारत का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जो 1960 में बना था। और इस विश्वविद्यालय के बारे में भाई जितनी चर्चाएं की जाए उतनी कम है, जो आपका पंतनगर वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है। ओके, देन हम बात करते हैं 1960 एंड 61 में। तो उस टाइम इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट है वो IADP, ठीक है। उसके बाद में सीड कॉरपोरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, NSC, ठीक है। ये आप बहुत जगह पढ़ रहे हो कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ये आपको कंफ्यूज करने वाली भी चीज़ है क्योंकि आपको थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद में इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट आता है कि फर्स्ट DG ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ICR डॉक्टर VP पाल, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक हाँ, 1965 में मजदूर मंजिल के नाम से नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। वो आपका SK डे ने स्टार्ट किया था। ये चीज़ पूछी जाती है कि मजदूर मंजिल प्रोग्राम है वो किसने और कब स्टार्ट किया गया था, 1965 में SK डे के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। देन हम बात करते हैं कि आपका आता है कि डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन, जो आपका 1966 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। लेकिन एक चीज़ छूट गई भाई, वो है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। ये हर चीज़ में आप पढ़ोगे, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम है वो 1966 में चलाया गया था। उसके बाद में आपको बता दूं कि हाई यील्डिंग वैरायटी लगाने के बाद में आपका ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, वो 1966-67 में आया था। ग्रीन रिवोल्यूशन डॉक्टर MS स्वामीनाथन, मतलब भारतीय फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। और डॉक्टर एनी बोरलॉग है वो फादर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए भाई, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट इरिगेशन कमीशन तो आया था 1901 में, लेकिन अब यहाँ पर बोल रहा है कि सेकंड इरिगेशन कमीशन है वो 1969 में स्टार्ट हुआ था। ओके, देन नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर 1970 में स्टार्ट हुआ था। अब आपको देखो ये बहुत ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा क्योंकि इसमें सारा प्रोग्राम प्रोजेक्ट ही दे रखा है, तो मैं प्रोग्राम प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा नहीं करूँगा। अब हमारे लिए एग्रीकल्चर की हिस्ट्री में बात करूँ तो एक KV के नाम सुना होगा आपने, कृषि विज्ञान केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो कृषि विज्ञान केंद्र है वो आपका मोहन सिंह मेहता कमेटी रिकमेंडेड फर्स्ट इन पौंडुचेरी अंडर तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर। पौंडुचेरी में 1974 में फर्स्ट KVK खोला गया था, वो आपका मोहन सिंह मेहता कमेटी के द्वारा तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में। आपको पता है कि जितने भी जो KVK होते हैं ना वो एग्रीकल्चर की हर यूनिवर्सिटी के अंडर में रहता है, ठीक है। और राजस्थान में बात करूं मैं, आपका फतेहपुर में फर्स्ट KVK खोला गया था 1976 में। ओके, ये चीज़ आपकी क्लियर है। देन हम बात करते हैं अगली में, तो आता है कि 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, ये न छोड़ो एक्सटेंशन में पढ़ना। उसके बाद में हम बात करते हैं, इम्पोर्टेंट आता है आपका डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो DDP 1977-78 में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद में हम बात करते हैं लेब टू लैंड प्रोग्राम, ये वैसे एक्सटेंशन में भी पढ़ोगे, जिसे गोल्डन जुबली ईयर ऑफ ICR का नाम है इसलिए इसे बता रहा हूँ। 1 जून 1979 मतलब 1 जून 1979 स्टार्टेड लेब टू लैंड प्रोग्राम LLP ऑन ओकेजन ऑफ गोल्डन जुबली ईयर ऑफ ICAR, ठीक है। ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ
फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसेम के नाम से जाना जाता है, वो भी आपका 1979 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो भी आपका लॉन्च 1978 में हुआ था। ठीक है। इसलिए फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं 1978। इन फाइनेंशियल ईयर 1978 एंड एक्सटेंड थ्रू आउट इंडिया बाय 1980 में, इंडिया में ये आगे एक्सटेंड हुआ था 1980 में। ओके। देन हम बात करते हैं 1980 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP, जो आपका 1980 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी CAPART 1982। ओके। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और मुंबई में ही इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। ठीक है। नाबार्ड भी एक खुद में एक बहुत बड़ा जॉब है एग्रीकल्चर में आफ्टर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके। नाबार्ड के बारे में एक जल्दी अच्छा से वीडियो लेके आएंगे जिसमें पूरा नाबार्ड की ही चर्चा करेंगे, लेकिन अभी याद रखना कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है। उसमें बी शिवरमन कमेटी में स्थापना हुई थी, ये भी आप एक्सटेंशन में पढ़ लोगे, क्योंकि मैंने बताया था कि हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, वो पूरा पूरा भाई एक्सटेंशन के साथ में जुड़ा है, और एंशियन हिस्ट्री है वो आपका पूरा हेरिटेज में जुड़ा है। लेकिन क्या कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी स्टार्ट करने से पहले थोड़ी फ्योरिटी बनती कि बेसिक आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ओके। देन इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो 1989 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी आवास योजना, वो आपका 1999-2000 में। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है किसान क्रेडिट कार्ड, KCC कहते हैं जिसे। वैसे KCC का मतलब किसान कॉल सेंटर भी होता है, लेकिन KCC को भी किसान क्रेडिट कार्ड भी कहते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, वो आपका 1998 में स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या है कि जितने भी जो वीक फार्मर्स होते हैं, जिनके पास में पैसों की कमी होती है, उनको लोन प्रोवाइड करवाने का एक मतलब प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, जिसमें जितने भी जो फार्मर्स होते हैं उनको कोई भी, जैसे भाई एक कोई क्रॉप्स लगानी है, ठीक है, उस टाइम उनको या फिर कोई नया ट्यूबवेल वगैरह स्टार्ट करना है, या फिर कोई भी नया काम स्टार्ट करना है एग्रीकल्चर में, तो उनको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। तो उसी टाइम किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, वो स्टार्ट किया गया था। आज से लगभग बात करूँ 1998 में, तो काफ़ी साल हो गए इसको भी चलते हुए। ठीक है। अब 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हालांकि ये पूरा सोशल साइंस का है, इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, मैंने बता दिया एक्सटेंशन में ही पढ़ना। ठीक है। एक आता है, बात करूँ मैं आपका 2004 में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ठीक है। उसके बाद में आता है कि आपका मेरीन फिशिंग पॉलिसी 2004 में स्टार्ट हुआ था। नेशनल कमेटी ऑफ फार्मर्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नवंबर 18 नवंबर 2004 अंडर द चेयरमैन ऑफ प्रोफेसर MS स्वामीनाथन के साथ में स्टार्ट हुआ था। ओके। अब देखो NHM के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, और NHM का ईयर भी पूछा जाता है। स्टार्टेड नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जो 2005 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद में हम बात करते हैं ICR लॉन्च्ड नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट है, वो 2006 में स्टार्ट किया गया था। ओके। ये देखो नेशनल बोम्बो मिशन, इसका मतलब होता है कि बांस मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन, हिंदी में इसे बांस मिशन कहते हैं, ये ध्यान रखना, जो आपका 2006 और 7 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, वो आपका 2006 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में फूड सिक्योरिटी मिशन है, वो अगस्त 2007 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। उसके बाद में बात करूं मैं NHM merged into a new program mission for integrated development of horticulture MIDH। पहले NHM 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद में अप्रैल 2014 में NHM को किसके साथ में मर्ज कर दिया गया था? MIDH, जिसका नाम होता है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ओके। उसके बाद में कुछ ये मतलब रिसेंट जो प्रोग्राम है उनके बारे में देख लो। DD किसान प्रोग्राम था, वो आपका 2015 में स्टार्ट किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। ठीक है। जिसका चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। और उस टाइम 2015 की बात करूं आपका कि पूछ ले योजना आयोग के मतलब
पहले अध्यक्ष कौन थे, किसने स्टार्ट किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और इसका चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल हेल्थ कार्ड 19 फरवरी 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड स्टार्ट हुआ था, राजस्थान के सूरतगढ़ से स्टार्ट किया गया था, जिसका मेन मोटिव था मतलब खेत हरा स्वस्थ भरा खेत हरा करके एक ऐसा कुछ लाइन था, ठीक है। उसके बाद में इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन फरवरी 18 फरवरी 2016, PMFBY प्राइम मिनिस्टर ने एक मतलब स्कीम लॉन्च किया गया था जो फसल बीमा योजना के नाम से जाना। इसका मतलब होता है एफ एम, एप का मतलब पीएम का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, FBY फसल बीमा योजना, ठीक है। जो आपका फरवरी 2016 से फसल बीमा योजना यानी कि रबी क्रॉप्स होती है उनके लिए अलग से बीमा बनता है, खरीफ क्रॉप्स होती है उनके लिए अलग से बीमा बनता है। यानी कि बहुत सारे भाई अकाल वगैरह पड़ जाते हैं कभी कभार, या फिर फसलें होती है वो एकदम चौपट हो जाती है, उस कंडीशन में अगर आपका फसल बीमा बना होता है तो उसमें जो आपका मतलब पैसा लगता है या फिर जो भी आपका प्रोडक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट आपको कुछ पैसे हैं वो देती है, ठीक है। उसके बाद में बात करूं मैं 24 फरवरी 2019 को प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना की स्थापना हुई थी। ये था बेसिक आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, आपका मिडिलियन हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री। बहुत बड़ा टॉपिक था, बहुत बोरिंग टॉपिक था, ठीक है। कोई भाई नहीं पढ़ना चाहता है यार, हिस्ट्री कितनी बार पढ़ने पर याद होता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बार बार देखोगे तो काफ़ी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो तो याद हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, बहुत मेहनत लगी भाई, समझाने वाला कोई पॉइंट नहीं था, ठीक है। अब हम आगे से जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा एकदम अच्छा टॉपिक होगा, लेकिन उसके बीच में भी एक क्लास मैं वापस से आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। अभी ज्वाइन नहीं हुए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, ठीक है। वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक चीज़ है जिसमें जितने भी जो आपके इंस्टीट्यूट है, चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट है चाहे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, वो सारे तो वो ऑलरेडी मैंने एक बार पहले पढ़ा दिया है, तो वो मैं बार बार वापस नहीं पढ़ूंगा। तो उसके बारे में थोड़ा देख लेना, पढ़ लेना, ताकि आपको पता चल जाए कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक एग्रोनॉमी से स्टार्ट करेंगे, फिर चैप्टर वाइज पूरा एग्रोनॉमी पढ़ते जाएंगे, ओके। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।